This is the first class of company accounts. कंपनी अकाउंट्स नॉर्मली आईएएससी स्टूडेंट्स के लिए आपका दूसरा बुक में रहता है। सीबीएसई का भी कभी कभार रहता है अलग बुक। डब्ल्यूपी बोर्ड में लास्ट में ही रहता है इसका टॉपिक, कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स, बिफोर स्टार्टिंग विथ इट, we need to understand the various format of a balance sheet. बैलेंस शीट जब तक आप नहीं समझोगे आप आगे का सम्स नहीं कर पाओ। कंपनी अकाउंट्स के हिसाब से चैप्टर जनरली 3-4 तो मेन चैप्टर आता है। सबसे पहला वाला चैप्टर आता है रेशियो एनालिसिस, उसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और लास्ट आता है कॉमन साइज और कंपैरेटिव। ये 3 मेन चैप्टर डिपेंड करता है कि आप कंपनी का बैलेंस शीट को कितना अच्छे से समझे। बहुत स्टूडेंट्स बिफोर लर्निंग द बैलेंस शीट they directly start with ratio analysis, they directly start with cash flow statement। तो ऐसा अगर आप करोगे तो आपको बहुत दिक्कत हो रही है। तो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद कंपनी बैलेंस शीट। आई होप एवरीवन हैज गिवन द हेडिंग। मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मेट लिखाने वाला है, उसको अच्छे से लिखो। तो कंपनी बैलेंस शीट का हम लोग नॉर्मली पार्टनरशिप में या क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स में जो सीखा था कि बैलेंस शीट टी शेप में होता है, राइट? लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, वो बदल जाएगा। Instead of doing side by side, the balance sheet will now be like upward and down. ऊपर में लायबिलिटी को लिखेंगे, नीचे में एसेट को लिखेंगे। That's all। बाकी जो एसेट में था वो अभी भी एसेट में ही आएगा, जो लायबिलिटी में था वो लायबिलिटी में ही आएगा, लेकिन उसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। 90% स्टूडेंट जो पहली बार ये चैप्टर को करता है वो लोग को लगता है कि सर ये बहुत ज्यादा टफ है, बट हम बोलेगा एक बार अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, दिस इज इजियर देन नॉर्मल बैलेंस शीट। लेट अस डू। सबसे पहले आप हेडिंग देना पर्टिकुलर्स, उसके बाद नोट नंबर अमाउंट रुपीज। अमाउंट रुपीज में नॉर्मली जो एक्चुअल कंपनी लोग होता है वहां पर दो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, दो अमाउंट कॉलम रहता है, एक करेंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का। फॉर योर प्रैक्टिकल पर्पस, फॉर योर एग्जाम पर्पस, आपको जिंदगी में दोनों एक साथ नहीं आएगा, इसीलिए हम एक ही अमाउंट कॉलम लिखा हुआ है। ठीक है। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 बोल के कैप्स लॉक में कैपिटल में लिखो आप लोग, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके बाद आपका जो सबसे पहला आएगा पॉइंट नंबर 1, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड इज द मेन हेडिंग। पहले तो बैलेंस शीट को दो पार्ट में बांटा मैंने, एक लायबिलिटी पोर्शन, एक एसेट पोर्शन। लायबिलिटी से स्टार्ट होगा। लायबिलिटी का पहला मेन हेडिंग क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड। कंपनी का मालिक कौन? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स मतलब नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन हो गया? सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में एक ही बंदा मालिक होता है, और कंपनी में मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर्स। शेयर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये होता क्या है, इसका थ्योरी जब हम लोग शेयर चैप्टर स्टार्ट करेगा तब समझा देंगे। तो शेयर होल्डर फंड का आपको पॉइंट नंबर ए में लिखना पड़ेगा शेयर कैपिटल। पॉइंट नंबर बी में लिखना पड़ेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। Point number C, I will write it with a different ink because this is not relevant for your 12 exams. Money
received against warrants or share warrants actually. Money received against share warrants. क्या होता है कि हम किसी को बोला है हम आपको शेयर इशू करेंगे, वो शेयर के अगेंस्ट पहले से पैसा मिल जाना उसको कहलाता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर अभी तक इशू नहीं हुआ उसके पहले मिल गया। ये नॉट रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम्पल, इसलिए मैंने डेट पे लिखा। आप भी जब एग्जाम में लिखोगे इसको कॉपी मत करना, जो ही फिगर रहेगा वही लिखना है। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स फंड हो जाने के बाद पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट हेडिंग नॉन करेंट लाइबिलिटी। अच्छा नहीं, एक और चीज आता है तो आप अगेन रेट में लिखोगे नंबर 2 में शेयर्ड एप्लीकेशन मनी, पूरा लिखना, शेयर्ड एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 will be in blue ink because this is important। आप लिखोगे नॉन करेंट लायबिलिटी। रेडी एवरीवन? नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये तो आपको एग्जाम में देगा नहीं, बड़ा सम जब आएगा तो यू विल डो नॉट हैव टू राइट द नेम। तब 2 नंबर में शेयर एप्लीकेशन मनी था वो अगर नहीं लिखोगे तो नॉन करेंट लायबिलिटी कौन सा नंबर में आ जाएगा? नंबर 2। गॉट इट? स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, एक नंबर में शेयर होल्डर फंड लिखता है, नंबर 2 नहीं रहता है, नहीं लिखता है, 3 नंबर में नॉन करेंट है उसको 3 नंबर ही लिख देगा। एक के बाद 3 कैसे हो सकता है? द नंबर विल चेंज, इट विल बी नंबर 2 नॉन करेंट लायबिलिटी। अंडरस्टूड? सर आप ये जो रेडिंग वाला है आप बोले हो नहीं आता है तो क्यों करा रहे? क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि बोलो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कहां बैठता है। होता क्या है जिंदगी में नहीं पूछेगा, कहां बैठता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी में बैठता है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट कहां बैठता है? शेयर होल्डर फंड के अंदर बैठता है। तो यू नीड टू नो कि ये कहां बैठता है। गॉट इट? दैट इज व्हाई आई हैव गिवन द फुल फॉर्मेट। And this is not only for class 12, this is also important for BCom semester 5 as well as CA foundation as well as CA intern। तो दिस कंपनी बैलेंस शीट बहुत जन का बेस वीक रहता है, वो लोग के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहला चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, हम लोग यहाँ पर लायबिलिटी को 2 पार्ट में बांटा है। एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी, एक होता है करंट लायबिलिटी। सर करंट लायबिलिटी मतलब, सर हमको पता है सर, जहां पर हमको शॉक लगता है नहीं करेंट मतलब वो करेंट नहीं है भाई। करेंट लायबिलिटी का मतलब हो गया जो 1 साल के अंदर में जिसका वैल्यू चेंज होगा, द वैल्यूज दैट विल कीप ऑन चेंजिंग। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को करेंट लायबिलिटी बोलता है। क्रेडिटर, क्या क्रेडिटर 1 साल से ज्यादा वही अमाउंट रहेगा? नो, क्रेडिटर को आप पेमेंट करते रहना तो बैलेंस कभी चेंज होगा कभी बढ़ेगा, फिक्स तो नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने बैंक से लोन लिया है, वो लोन 15 साल 20 साल का लोन होता है, वो तो 1 साल से ज्यादा ही रहेगा आपके पास, अनटच्ड अनपेड, therefore that will be non current liability। so I hope everyone understood what is non current and what is current। तो नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहले में आप लिखोगे पॉइंट नंबर ए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। टर्म मतलब याद रखना, इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स या फाइनेंस में टर्म मतलब भी टाइम होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम में टाइम लिख के आ जाओगे। टर्म मतलब टाइम। इकोनॉमिक्स में एक टर्म आता है टाइम डिपोजिट और टर्म डिपोजिट। टर्म डिपोजिट मतलब हो गया फिक्स डिपोजिट, जो कुछ टाइम के लिए है, 5 साल 4 साल। जो सेविंग्स अकाउंट में आप पैसा रखते हो उसको सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं, दैट इज नॉट टर्म्ड एज टर्म डिपोजिट।
टर्म मतलब टाइम, उस टाइम में आप उसको उठा नहीं सकते। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है ये हम आपको ब्रैकेट में लिखा रहा है। डिबेंचर्स आता है, लोन्स आता है, एक्सेट्रा। अंडरस्टूड एवरीवन? अगेन एक लाल कली वाला आइटम आ जाता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। शॉर्ट फॉर्म में यू कैन रिमेंबर इट एज डीटीए। तो ये क्या होता है एकदम भी आपको जानने का दरकार नहीं है, सीए फाइनल लेवल कॉन्सेप्ट है, जो आप सीए फाइनल जब जाएगा तभी सीखने का दरकार है। नहीं तो यू डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सर क्यों करा रहे हो, एग्जाम में पूछ सकता है। दे विल जस्ट आस्क कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 10,000 का है तो कहाँ बैठेगा, आप बोल देना वो नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर में बैठ जाए। ओके, पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी में लिखो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो इसमें क्या आता है, इसमें जनरली आपको जब तक वो नहीं बोलेगा क्वेश्चन में कि ये लॉन्ग टर्म है, आप उसको लॉन्ग टर्म में मत डालना। सर एग्जांपल बोलिए, सपोज किसी का सैलरी है या कोई बैंक का इंटरेस्ट है जो आप एक 2 साल 2 साल से पेमेंट नहीं किया, तो वो शॉर्ट टर्म हुआ कि लॉन्ग टर्म हुआ? हर तरीका आई एम आंसर क्वेश्चन। आई एम टेलिंग यू कि कोई मेरा इंटरेस्ट है जो मेरा 2 साल से बाकी है, हमने उसको पेमेंट नहीं किया, तो विल दिस इंटरेस्ट बी रिगार्डेड एज अ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? इट विल बी रिगार्डेड एज अ लॉन्ग टर्म। विल इट बी रिगार्डेड एज अ बोरोइंग्स? नो, इट विल बी रिगार्डेड एज अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो जनरली इंटरेस्ट वगैरह जो ड्यू रहता है वो 1 साल के ऊपर रहता नहीं है। अगर रहेगा तो आपको क्वेश्चन में बोल देगा, देन ओनली यू विल कीप इट अंडर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एल्स ये आइटम भी खाली रहता है। एग्जाम में शायद ये आइटम आपको दिया ही नहीं जाए। ठीक है, लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर डी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, व्हाट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन? लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब क्या है, कोई बोलेगा मेरे को? द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन, एनीवन एल्स? Long term provisions, the difference between provisions and reserve is, रिजर्व का मतलब होता है आपके पास पैसा एक्स्ट्रा था तो यू हैव केप्ट असाइड और सेट असाइड सम मनी इन ऑर्डर टू यूज इट इन फ्यूचर। इसका कोई पर्टिकुलर यूज नहीं है, कभी भी दरकार हुआ तो यू कैन विथड्रॉ मनी फ्रॉम इट एंड यू कैन यूटिलाइज फॉर योर बिजनेस। प्रोविजन होता है फ्यूचर का कोई खर्चा होने वाला है, कोई लायबिलिटी होने वाला है, उसके लिए पैसा हटा के रखे हुआ। तो फ्यूचर लायबिलिटी के लिए जो पैसा हम लोग हटाते हैं उसको हम लोग क्या बोलता है, प्रोविजन। तो वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब जिसका पेमेंट शायद 1-2 साल बाद होगा या 5 साल बाद होगा, 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए, इसको लॉन्ग टर्म प्रोविजन बोलते हैं। एक सिंपल से एग्जाम्पल बता दे रहे हैं आपको, ब्रैकेट में लिख लो, प्रोविजन फॉर ग्रेजुइटी। एक ग्रेजुइटी होता है कि जब एम्प्लॉय रिटायर करता है ना ऑफिस से, तो उसको एक लमसम पेमेंट मिलता है अपार्ट फ्रॉम पेंशन। पेंशन के अलावा उसको कुछ ग्रेजुइटी बोल के भी पेमेंट मिलता है, बट ये पेमेंट कब मिलेगा, जब रिटायर करेगा। तो मेरा कोई एम्प्लॉय है जिसका रिटायरमेंट नेक्स्ट 3 साल के अंदर आने वाला है, उसको भयंकर अमाउंट देना पड़ता है, 10-15 लाख रुपया देना पड़ेगा। वो पैसा अचानक हम कहाँ से लेके आए? इसीलिए वी विल कीप असाइड द मनी and we will create a provision. Yes. लिखे दीजिए the short term provision. नेक्स्ट में आ जाओ,
लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के बाद आपका नॉन करेंट लायबिलिटी खत्म हो जाता है। अब हम लोग जाएंगे करेंट लायबिलिटी में। Current liability will be just similar to that of non-current liability. Non-current liability का पहला आइटम क्या था? तो यहां क्या होगा बोलो? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अंडरस्टूड एवरीवन? इसके बाद ट्रेड पेएबल। तो व्हाट इज ट्रेड पेएबल? ये वाला आप लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप या फाइनल अकाउंट में कर चुके हो। नया टेक्निक के हिसाब से क्रेडिटर को ट्रेड पेएबल नाम से बुलाया जाएगा। अंडरस्टूड? देयर विल बी नो सच थिंग एज क्रेडिटर इन कंपनी अकाउंट्स। क्रेडिटर का मतलब क्या हो गया फिर? ट्रेड पेएबल। नॉट ओनली क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दोनों मिला के ट्रेड पेएबल में आए। क्या बोला मैंने? सपोज क्रेडिटर है 200 रुपया, बिल्स पेएबल है 100 रुपया, तो आपका ट्रेड पेएबल कितना हो जाएगा? 300 रुपीज। क्लियर है? पॉइंट नंबर सी, अदर करेंट लायबिलिटी। पॉइंट नंबर डी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो अभी चलता है वो है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रोविजन फॉर टैक्स। सेम चीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन? सुन लो एक बार। टैक्स हम लोग कब पेमेंट करता है? एनी आइडिया? साल, ये साल चल रहा है कौन सा? दिस इज 2024-25। एवरीथिंग इज एज पर फाइनेंशियल ईयर कॉन्सेप्ट। अप्रैल में शुरू हुआ था और मार्च 2025 में खत्म होने वाला है। राइट अनिशा? नाउ टेल मी, ये साल में हमको जितना भी ट्यूशन फीस मिलेगा इसका टोटल इनकम का टैक्स हमको कब देना पड़ेगा? जब ये साल चलेगा या जब साल खत्म हो जाएगा तब? जब ये साल खत्म हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर में हमको ये टैक्स देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो टैक्स कितना देना पड़ेगा क्या हमको आज पता चलेगा? नो। आज तुम लोग मेरे पास ट्यूशन पढ़ रहे हो, क्या पता ट्यूशन स्टूडेंट और बढ़ जाए तो ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, या फिर स्टूडेंट्स कम हो जाए, इनकम कम हो गया तो टैक्स भी कम हो जाएगा। तो आई कैन नेवर से हाउ मच आई कैन पे टैक्स इन द नेक्स्ट ईयर। राइट और रॉन्ग? अंडरस्टूड एवरीवन? Since we do not know how much tax to pay in the coming year, हम लोग अभी से प्रॉफिट से कुछ पैसा हटा के रखते हैं जिसका नाम होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। और इसका टाइम लिमिट क्या है? मैक्सिमम 1 ईयर। Therefore, this will come under short term provision. फ्यूचर में लॉस है उसके लिए पैसा हटा के रख रहे हो और ये शॉर्ट टर्म नेचर का है। एक साल के बाद दोबारा चेंज हो जाएगा। हर साल ये बैलेंस चेंज होता रहेगा। Got it, everyone? So provision for tax is the most important example of short-term provision. मेरा लायबिलिटी साइड खत्म हो जाता है। अमाउंट कलर में जो आएगा टोटल करोगे, इसके नीचे में हम लोग स्टार्ट करेगा एसेट साइड। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि लायबिलिटी का, अच्छा कैन यू टेल मी लायबिलिटी में टोटल कितना हेडिंग हुआ? 3 हेडिंग हुआ। पहला हेडिंग क्या? शेयर होल्डर्स फंड, वो तो मेन हेडिंग है। सबसे पहला हेडिंग है इक्विटी एंड शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड छोड़ के बाकी सब लायबिलिटी को दो पार्ट में बांटा गया। एक हुआ नॉन करेंट लायबिलिटी, एक हुआ करेंट लायबिलिटी। राइट एवरीबॉडी? एसेट पता है एसेट में क्या है? एसेट में सिर्फ दो ही पार्ट है, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट। So this makes the chapter very easy if you can understand the concept behind the headings. नहीं तो आप बहुत जन क्या करते हैं, बहुत स्टूडेंट 90% स्टूडेंट इसको रटता है। एग्जाम देने जाएगा कल, आज शाम को बैठ के बैलेंस शीट का फॉर्मेट रट रहा है।
तो कोई फायदा नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो ही जाओ। बहुत स्टूडेंट तो ये वाला चैप्टर छोड़ के भी जाते हैं कि 5 मार्क्स पूछेगा, 3 मार्क्स पूछेगा, कहाँ बैठेगा एमसीक्यू, नहीं करना है हमको। लेकिन ये नहीं समझता है इसी के साथ आपका इक्विटी, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर और इश्यू ऑफ डिबेंचर भी डिपेंड करता है, रेशियो एनालिसिस भी डिपेंड करता है। गॉट इट? तो हम लोग एसेट से स्टार्ट करेगा। अच्छा, जब हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटी स्टार्ट किया था, मेन हेडिंग था, उसने नंबरिंग क्या किया था? नंबर 1, राइट, रोमन 1। तो यहां पर ये रोमन 2 हो जाएगा। कौन सा मैन? रोमन एसेट्स। गॉट इट? एसेट्स में सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, नॉन करेंट एसेट्स। पूछ दूंगा। नॉन करेंट एसेट्स, उसके नीचे में पॉइंट नंबर ए, प्रॉपर्टी, कॉमा, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड intangible assets. This is the biggest heading. ये वाला चीज लास्ट 1-2 साल में बार बार चेंज हुआ है। अगर आपका कोई भैया है, दीदी है, जो 2-3 साल पहले क्लास 12 पास आउट किया है और आपको ये बताएगा कि नहीं ये फॉर्मेट गलत है, उनको बोल दीजिएगा दिस इज द लेटेस्ट फॉर्मेट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 3-4 साल पहले भी नहीं था। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर में टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स बोल के आया करता, और अभी क्या कर दिया इसको? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स का नाम आ। इसके अंदर में पॉइंट नंबर 1, रोमन 1, स्मॉल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नंबर 2, intangible assets। नंबर 3, capital work in progress। I hope you all have noticed that I have changed the color of the ink। Point number 4, intangible assets under development। Okay, everybody, let me explain the various names और इसके अंदर में क्या क्या आने वाला है वो सबको हम आपको समझा रहे हैं। रेडी? सबसे पहले जो हुआ यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, प्रॉपर्टी माने लैंड बिल्डिंग, प्लांट मतलब प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट का मतलब भी सेम चीज आ जाता है। तो जितना भी आपका फिक्स एसेट हुआ करता था वो सब इसी के अंदर में आ जाए। सर ब्रेकअप करके नाम लिखना है क्या? लैंड इतना, बिल्डिंग इतना, मशीन इतना? नो, उसके लिए नोट टू अकाउंट बनता है, नोट नंबर नोट पे दिखाया जाए। नोट क्या क्या है सर, वो आपको भी चिंता नहीं करना, सिर्फ आपको ये समझना है कि कौन सा आइटम किसके अंदर में बैठता है। इसके बाद क्या लिखा है मैंने? इंटेंजिबल एसेट्स। कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ द टर्म इंटेंजिबल?
that we cannot see or touch. That is goodwill, patents, trademark, copyrights. These are various kind of assets that we cannot see or touch or we can feel with our senses. So therefore, these are intangible assets. गुडविल तो सबको पता है, हर एक बिजनेस का गुडविल वैल्यूएशन किया जाता है। ट्रेडमार्क क्या होता है? जैसे आपको पता है कि डिफरेंट ब्रांड, जैसे कि एप्पल का, वो एप्पल का एक लोगो आता है, फिर थम्स अप का भी आता है, कोका कोला का भी आता है, ट्रेडमार्क। और फिर कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब मानो कि कोई म्यूजिक मैंने बनाया है, कोई गाना मैंने कंपोज किया है, मैंने उसको यूट्यूब पे डाला, उसका कॉपीराइट मैंने लीगली ऑब्टेन किया बाय पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। कॉपीराइट चार्ज दिया जाता है, तो उसका कॉपीराइट मेरे पास आ गया, लाइसेंस आ गया। ना इफ यू वांट टू प्रोड्यूस दैट सॉन्ग एंड पोस्ट इन द यूट्यूब, आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक हम कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉपीराइट। कॉपीराइट के लिए हम लोगों को गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता है, एक लमसम अमाउंट। ट्रेडमार्क का भी रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। आप देखोगे कोई भी लोगो या नाम रहता है, साइड में छोटा करके टीएम लिखा हुआ रहता है या आर लिखा रहता है। बंगाली में एक बहुत बढ़िया सा ऐड आता था, दुलाले तालमिश्री সরকারি आर चिन्ह देखे तभी किनबे। आर चिन्ह मीन्स आर मार्क, मतलब रजिस्टर्ड। तो उसके लिए उसको पेमेंट करना पड़ा। तो ये लाइफ लॉन्ग रहता है? नो, 5 साल या 10 साल का पेमेंट। Therefore, these are all long-term assets, non-current assets में आ जाए। Got it, everyone? Okay. Point number 3 and point number 4. इसका मतलब समझना जरूरी है क्योंकि ये याद नहीं रहता। एग्जाम में आपको ये बैठाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछ सकता है ये आइटम कहाँ बैठता है एमसीक्यू में। लेट मी एक्सप्लेन। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस। वर्किंग प्रोग्रेस मतलब आधा बना हुआ चीज। कैपिटल मतलब कोई बड़ा सा चीज, जैसे कि बिल्डिंग। आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, तो बिल्डिंग बनने में 2-3 साल लग जाता है, 4 साल भी लग सकता है। तो आधा बना हुआ है, इस साल का एंड तक कंप्लीट नहीं हुआ, उसको आप कहाँ डालोगे? उसको आप प्रॉपर्टी में नहीं डाल सकते हो, उसको आपको कहाँ डालना है? कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में डालना है। वो जब कंप्लीट हो जाएगा तब कहाँ डालोगे? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डाल दोगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीई बोलेंगे। फिर से बता रहे, सुन लीजिए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जो कंप्लीटेड फिनिश्ड एसेट्स होता है लॉन्ग टर्म, वही आएगा। और कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में अंडर कंस्ट्रक्शन वाला चीज है। वैसे ही आप कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हो, यू नो सॉफ्टवेयर राइट? एक सॉफ्टवेयर को बनाने में बहुत टाइम लगता है। स्पेशली एक सॉफ्टवेयर आता है ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सर टैली ईआरपी? नो नो, टैली ईआरपी तो ऑलरेडी मार्केट में आपको रेडीमेड खरीदने को मिल जाता है। ईआरपी होता है ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस करके अलग से एक सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज, फुल्ली कस्टमाइज आप बना रहे हो। तो इसको बनाने में 2-3 साल टाइम लग जाता है। ये रेगुलर प्रोसेस है। तो देयरफॉर वो अगर अभी तक बना नहीं है बट उसमें आपका लाखों रुपया ऑलरेडी खर्चा हो चुका, तो वो आप कहाँ डालोगे? आप उसको इंटेंजिबल एसेट में नहीं डाल सकते, उसको बोलना पड़ेगा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। वो अगर बन गया तो वो हो गया आपका टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट। वो बना नहीं, बन रहा है, खर्चा भी हो रहा है साइड बाई साइड, वो आपका पॉइंट नंबर 4 में आ जाएगा। व्हाट इज एवरीबॉडी? ये हो गया यहाँ का मेन। इसके बाद पॉइंट नंबर बी में आ जाओ। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। पॉइंट नंबर सी, रेडिंग, deferred tax liability, सॉरी एसेट्स। लायबिलिटी ऊपर में था तो ये एसेट में आए, डिफर्ड टैक्स एसेट्स। पॉइंट नंबर डी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। पॉइंट नंबर ई, अदर नॉन करेंट एसेट्स।
एडवांसेस का ए को कैपिटल में लिखो, लॉन्ग टर्म का लोन का टी कैपिटल और एल कैपिटल। तो ये सब मायने नहीं रखता है। हो गया यहाँ तक? ये हो गया नॉन प्राइम एसेट खत्म। लेट मी एक्सप्लेन अ बिट। पॉइंट नंबर बी को लिखना बहुत जन भूल जाता है, एकदम ध्यान से सुन लो। डी जो है ना, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो 1 साल का ज्यादा पीरियड के लिए, मानो आप कोई कंपनी का शेयर खरीदा तो वो इन्वेस्टमेंट हुआ, या आपने बैंक में 10,000 10 लाख रुपया 10 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया, ये कहाँ बैठेगा? ये नॉन करेंट एसेट में, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का हेडिंग में आ जाए। क्लियर है? जहां पर हम पैसा इन्वेस्ट किया। पॉइंट नंबर सी, deferred tax asset not required to understand what is this. पॉइंट नंबर डी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आपने किसी को लोन दिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपने लोन लिया, यहां पर हो गया आपने किसी को लोन दिया जो कि ना 1 साल का ज्यादा पीरियड के लिए बाकी है, तो वो इधर आ जाए। अंडरस्टूड? और लास्ट पॉइंट आता है अदर नॉन करेंट एसेट्स। कोई इनकम आपको मिलना बाकी है जो बहुत साल से नहीं मिल रहा है, तो वो इधर आ जाए। नॉर्मली ये वाला पॉइंट भी खाली रहता है, ये पॉइंट करंट एसेट्स पे ज्यादा। तो नेक्स्ट आ जाओ, करंट एसेट्स। करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऊपर में आ गया था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इधर में क्या आ गया? करंट इन्वेस्टमेंट, जो आपका शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। ये वो सब आता है जो आप शेयर खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो, लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए नहीं खरीद रहे हो, वो इधर आ जाए। व्हाट इज एवरीवन? जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, व्हाट इज इंट्राडे? सुबह खरीदता है, शाम को बेच देता है, और इन द मीन टाइम आपका कुछ शेयर है जो अभी आप बेच नहीं पाए, वो शॉर्ट टर्म में आ जाए, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, एकदम शॉर्टेस्ट है। और जो लोग लॉन्ग टर्म, जैसे हम खरीदता है, हम शेयर खरीदा तो हम कोशिश करेगा उसको 2-3 साल 5 साल मिनिमम होल्ड करने की, वो ऊपर वाला कॉलम में आ जाएगा, नॉन करेंट। लॉन्ग टर्म, सॉरी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म। अब यहाँ पर बाकी आइटम्स जो आता है, इन्वेंटरीज। डू यू नो द मीनिंग ऑफ द टर्म इन्वेंटरीज? एनीवन? स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जो बैलेंस शीट में आता था स्टॉक इन्वेंट, उसको इन्वेंटरी कहते हैं। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर सी, ट्रेड रिसीवेबल्स। कैन एनीवन टेल मी ट्रेड रिसीवेबल के अंदर में क्या क्या आएगा? वेरी गुड, डेटर्स प्लस बीआर, क्योंकि लायबिलिटी में ट्रेड पेबल में अंदर में आया था क्रेडिटर्स और बीपी। अंडरस्टूड? अनिशा, क्लियर? नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर डी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आपका आता है कैश, आपका जितना भी बैलेंस है बैंक में, जितना भी बैलेंस है, और एक नया चीज आता है जिसको बोलता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज ना, ऐसा एक सिक्योरिटी है जहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आप उसको कभी भी बेच सकते हो, वो एकदम लिक्विड कैश जैसे होगी। आज अगर आपका बैंक में पैसा है तो आप उसको जीपे या फोन पे से किसी को भी पेमेंट कर सकते हो, तो वो आपका करंट एसेट हो जाता है, इसीलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर में आ जाता है। वैसे ही कुछ कुछ सिक्योरिटीज ऐसा है, इंस्टेड ऑफ सेलिंग द सिक्योरिटी, आप डायरेक्टली सिक्योरिटी को ही दे सकते हो दुकानदार। इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश, आप उसको बोलना भैया ये मेरा सिक्योरिटी है, इन्वेस्टमेंट है, आप ये रखो, बदले में हमको 10 केजी चावल दो, एग्जाम्पल। तो ये तो लिक्विड कैश जैसे हो गया, इसी को क्या कहलाता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये सब नाम ब्रैकेट में लिखना है क्या? कैश बैंक, ये आपको समझने के लिए लिखा रहा है।
सम में आपको नोट्स में दिखाना पड़ता है, टोटल करके यहां पर अमाउंट डालें। गॉट इट? ऑलमोस्ट खत्म होने को है हम लोग का। लॉन्ग टर्म लोन्स था, इधर आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स। ये सब रहेगा तो तभी बैठाना, नॉर्मली रहता नहीं है पूरा सम में। अक्षिता, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। पॉइंट नंबर एफ, अदर करेंट एसेट्स। अदर करेंट एसेट में क्या आता है? प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, जो इनकम मिलना बाकी है। वैसे अदर करेंट लायबिलिटी में आप लिख लेना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्स्ट्रा। लास्ट में ये टोटल टैली करेगा लायबिलिटी टोटल के साथ। से इतना बड़ा फॉर्मेट नहीं, इसमें सब कुछ है। आपका रहेगा आइटम बहुत ही कम, तो जो आइटम नहीं दिया जाएगा उसका प्लीज फॉर्मेट मत बनाना। बहुत जन इसको रटता है और पूरा फॉर्मेट पहले ही लिख देता है, फिर आइटम रहेगा तो उसमें अमाउंट डालता है, जो नहीं रहता उसको नील कर देता है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। गॉट इट? अच्छा, ऊपर में जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स था ना, उसमें एक आइटम लिख लो, बैंक ओवरड्राफ्ट इधर आ जाता है। व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? बोलो कोई। If you withdraw more amount than what you have in your account, then it will be regarded as a negative bank balance. So you will have to repay the money to the bank. Therefore, this is a short-term borrowing. Why short-term? Because you will have to clear the amount within few months. Else, huge amount of interest will be charged. सबसे पहले डिवेंचर्स। आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है पूछा गया था, मेन हेडिंग और सब हेडिंग कहाँ कहाँ बैठेगा, और ये भी बोल दिया है कि ये इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का है। तो इक्विटी लायबिलिटी बोल के बाद छोड़ देना, क्वेश्चन में तो बोल ही दिया कि इक्विटी लायबिलिटी साइड का निकाल। तो सबसे पहले आता है डिबेंचर्स। ये आएगा कहाँ पर? नॉन करेंट लायबिलिटी, मेन हेडिंग। सब हेड। तो सबसे पहले था डिबेंचर, डिबेंचर सबसे पहले आएगा नॉन करेंट लायबिलिटी। सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, राइट। नंबर टू, डिपोजिट। व्हाट डज इट मीन्स? तुम अगर कहीं पर डिपॉजिट करोगे तो दैट विल बी नेम्ड एज बैंक अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट, ऐसा बोला जाएगा। सिर्फ डिपॉजिट का मतलब होता है आपके पास कस्टमर ने या पब्लिक ने पैसा जमा किया, तो दिस इज द काइंड ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटी फॉर यू, बिकॉज ये पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। नॉन करेंट लायबिलिटी, ये भी मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर में जाए। वी आर नॉट डिपॉजिटिंग मनी, हम लोग के पास कस्टमर पैसा जमा कर रहे हैं। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम। याद रखना, रिजर्व एंड सरप्लस में ऑल काइंड ऑफ रिजर्व आता है। जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड,
whatever reserves are there along with security premium also. So this will come under reserves and surplus. Sorry, shareholders fund. Main heading shareholders fund. Reserves and surplus. क्लियर है? नंबर 4 में क्या था? कैपिटल रिजर्व, ये भी सेम. सेम शेयरहोल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस. नंबर 5 फॉरफिटेड शेयर्स. ये आपने शेयर्स नहीं किया तो थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए जहां बोल रहे लिख लीजिए. ये भी आएगा शेयर होल्डर्स फंड में. बिलो सब्सक्राइब कैपिटल बोल के अभी तो फिलहाल लिख लीजिए. बिलो सब्सक्राइब कैपिटल. सिक्स इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स. हंसते. इंटरेस्ट एक्रू और ड्यू हो गया मतलब देना पड़ेगा. डिबेंचर मतलब हमने पैसा लिया है, लोन लिया है, तो बदले में हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है. जैसे लायबिलिटी फॉर अस. लेकिन सिंस ये इंटरेस्ट है और ये हर साल हमको पेमेंट करना पड़ता है, दिस विल बी अंडर करेंट लायबिलिटी. सब हेडिंग क्या होगा? अदर करेंट लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग दिखाया था ना मैंने, तो आउटस्टैंडिंग हुआ. अंडरस्टूड एवरीवन? If you want, you can write it down with a different color of pen or ink. This is nothing but outstanding interest. मैंने आपको बोल दिया पहले आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहाँ आता है. हर जगह क्लियर. इंटरेस्ट एक्रूड के बाद नेक्स्ट आता है बिल्स पेएबल. करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल. पॉइंट नंबर 8 एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर. ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला चीज होता है, थोड़ा इसको समझिए. क्या हुआ यहाँ पर? कस्टमर से पैसा मिला या कस्टमर को पैसा दिया है हम लोग? मिला है. कस्टमर से तो पैसा मिलना ही चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. लेकिन एडवांस में पैसा मिल गया. मैंने अभी आपको उसको सामान बेचा ही नहीं. इस लायक हम आपको ट्यूशन पढ़ाता है, आप बिना क्लास किए ही पहले ही तुम 3 महीना का फीस एक बार में दे दिया मेरे को. तो ये मेरे लिए एसेट हुआ कि लायबिलिटी हुआ? लायबिलिटी बाद में और नहीं मिलने वाला है. दिस विल बी करेंट लायबिलिटी. अदर करेंट लायबिलिटी में आ जाए. दिस इज नथिंग बट जो हम लोग पहले किए थे, इनकम रिसीव इन एडवांस, जो क्लास 11 में 5 लाख रुपए किए थे. लेस हो जाता था और लायबिलिटी साइड में भी आता था. एवरीथिंग इज कनेक्टेड. 9 नंबर में क्या है? सुंदरी क्रेडिटर. सुंदरी क्रेडिटर ना सन्डी क्रेडिटर? सन्ड्री क्रेडिटर गॉर्डन सन ड्राई बोलते हैं. सूरज सूख गया. सन्ड्री क्रेडिटर्स ब्रिटिश इंग्लिश में सनड्राई भी बोला जाता है. सन्ड्री क्रेडिटर्स को इसको आप कहाँ डालोगे? करेंट लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल. उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. सुनो गौर से, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट.
कंपनी का जो डिबेंचर रहता है वो जब हम लोग वापस पैसा पेमेंट करेंगे उसको रिडेम्पशन बोलते हैं। क्या बोला मैंने? पैसा जब वापस किया जाएगा उसको रिडेम्पशन कहलाएगा। टेल मी वन थिंग, आपने 10 लाख का डिबेंचर लिया, 5 साल का उसका लाइफ है, 5 साल के बाद उसको लौटाना पड़ेगा, रिपे करना पड़ेगा। सपोज 10% प्रीमियम है, तो 10 लाख का 10%, 1 लाख, आपको 11 लाख रुपया लौटाना पड़ेगा। समझा कि नहीं? 10 लाख लिया, 11 लाख लौटाया, कब? 5 साल बाद। ये तो आपको पहले से पता है। जब डिबेंचर इशू होगा ना तभी बोल दिया जाएगा कि अगर आप मेरा डिबेंचर खरीदोगे तो हम आपको 10% एक्स्ट्रा पैसा वापस करेंगे। कब? 5 साल बाद। सिंस वी नो दिस फ्रॉम बिगिनिंग, दिस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर विल बी रिगार्डेड एज लायबिलिटी, वो भी नॉन करेंट पर। डिबेंचर जैसे इसका काम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट क्या है? क्या करना? 10 लास्ट का क्या? अनपेड, उसको लगा डाउन पीरियड में खत्म होगा। अनपेड मैच्योर डिबेंचर्स। डिबेंचर मैच्योर मतलब क्या हो गया? एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन। सबसे पहले तो आपको मैच्योर का मतलब समझना पड़ेगा यहाँ पे। मैंने आपको अभी बोला कि आप 5 साल का टाइम लिमिट रहता है, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ भी रह सकता है। वो टाइम ओवर हो गया तो अभी आपको वो पैसा वापस करना पड़ेगा। आप पैसा पेमेंट नहीं कर रहे तो ये आपको अभी अभी पेमेंट करना चाहिए। करेंट लायबिलिटी में आ जाएगा, अदर करेंट लायबिलिटी का पार्ट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, स्टार मार्क। आई विल एक्सप्लेन दिस टू एवरीबॉडी। डिबेंचर मैच्योर हो गया, जितना डिले करोगे उतना भयंकर रुपया इंटरेस्ट पेनल्टी लगने वाला है। तो वो अभी इसी साल 2-3 महीने के अंदर ही हम लोग पेमेंट कर देंगे। तो सिंस ये अभी अभी ड्यू हुआ और ये 1 साल के तक नहीं रहता है, पेमेंट हो जाएगा। दिस विल बी रिगार्डेड करेंट लाइफ एंड अंडर अदर करेंट लाइफ। मैच्योर अगर नहीं होता तो लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर जैसे किया। एवरीबॉडी प्लीज रिवाइज।